बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन इर्द गिर्द जो हालात हैं, आसानियां ना तो कोई बांटना चाह रहा है और ना ही लोगों को आसानियां ढूंढने से मिल रही हैं। आप समझ गए होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द स्टूडियो में जितने लोग हैं ये लोड शेडिंग के सताए हुए हैं और सुबह सुबह सबकी स्टोरीज जो हैं वो अपने अपने इलाके की शुरू हो गई कि किस तरह से सबके घरों में मुसलसल लोड शेडिंग होती रही है। गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लोड शेडिंग हद से ज़्यादा होती चली जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। एक और परेशानी जो हमने कल देखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो लोग कह रहे हैं जी बजट के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो अभी तो ये असरात शुरू हुए हैं, आगे जाके देखें क्या क्या होता है। आटा भी नायाब होता चला जा रहा है, चीनी की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो बुनियादी ज़रूरियात जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। सेकेंडली, ईद की आमद है तो आपको सब्जियों की कीमतों में भी अब होशरुबा इजाफा देखने को मिलेगा। सुबह सुबह आप भी कह रहे होंगे कि मैं कैसी बातें करूं, लेकिन क्या करें जी, हकीकत यही है। बाहर ये सब कुछ हो रहा है और लोग इसी से परेशान नज़र आ रहे हैं। बाहर एक और चीज़ है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। तो स्टूडियो में मौसम कुछ बेहतर है, बाहर का मौसम आपको दिखाएंगे कुछ आगे चल के प्रोग्राम में और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे कुछ होनहार तलबा से जो कि मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम शहर की दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है, आवाम को नए माली साल का पहला तोहफा मिल गया। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे लीटर महंगा। लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया, बिजली तवील दौरानिए के लिए गायब। अस्पतालों में अरबों की अद्वियात गायब, मरीजों को अद्वियात मैसर नहीं। और लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने का बड़ा ऐलान। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमने बात करनी है हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं कह रही हूँ लोग परेशान है, लाइट नहीं आई सारी रात, पेट्रोल महंगा हो गया है, आप मुस्कुरा रहे। अच्छा, नहीं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि चले लाइट नहीं आई और इत्तेफाक से रात हमारे यहाँ भी लाइट नहीं थी। हाँ। और 2-2:30 बजे तक पुरानी गज़लें सुनी। वाह, यानी आपने उसको भी अच्छा खासा एंजॉय कर लिया। गज़लें सुनी और पुराने गाने देखे, वो पुरानी यादें ताज़ा की। मुझे टेंशन होती है, मैंने सुबह सुबह उठना है, दफ्तर जाना है, लेट ना हो जाए। नहीं, अब आपको नींद नहीं आएगी तो क्या करेंगे? चले मुझे बताएं, गर्मी है, पसीना है, फिर आप अगर फैमिली में हैं तो आप फैमिली को फिर एंटरटेन करते हैं किसी ना किसी मेरे साथ तो जुल्म की इंतहा ये है कि मेरे कमरे में अभी यूपीएस का कनेक्शन भी नहीं हुआ, तो मुझे इस वजह से ज़्यादा चले यूपीएस होता भी तब भी ये 5-6-7 घंटे की जो लोड शेडिंग है इसमें यूपीएस काम नहीं करते हैं और यूपीएस काम ना करे तो वो ज़्यादा उलझन होती है। पंखे की आवाज़ जो है वो बदल जाती है, आपको पता है, वो और डिस्टर्बिंग होती है और बंदे इंसान कहता है यार ये क्या मशीन सी लग गई सर। सही बात है, जो गूं गूं आवाज़ आती है उसकी और वो जो है वो बहुत तंग करती है। लेकिन मेरे नौजवानों, आपने घबराना नहीं है और ये कहा है मेरे कप्तान ने कि घबराना नहीं, गर्मी से चाहे आप बेहोश हो जाएं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जो बुरे हालात का वक्त था वो गुजर गया। हाँ। और उनकी बात को उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आई थी, लोगों को भी नहीं आई। उनके कहने का मतलब ये था कि बहुत बुरे हालात आ गए हैं, अब बुरे हालात का वक्त गुजर गया, अब बहुत बुरे हालात आएंगे और वो हमें नज़र आ रहा है। हाँ। हर जगह पे लोड शेडिंग की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, महंगाई की सूरत में, इस बजट की सूरत में। हाय, सुबह सुबह क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। मुझे तो खबरें देखते ही आमिर भाई परेशानी हो जाती है। अस्पतालों से कोई अच्छी खबर नहीं, महंगाई है तो हर जगह है, लाइट है तो वो नहीं आ रही है। खैर, कल हमारा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आप सभी लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि आप लोगों के ही मसाइल पर मबनी ये प्रोग्राम है। तो इस पर हमने लोगों से राय ली लोड शेडिंग के हवाले से। आमिर भाई, हमें ये कहा जाता है, हम इल्जामात, अब हम भी मुतासिरीन में शामिल हैं जो सारी रात बगैर लाइट के बैठे रहे। हम बोलेंगे तो फिर वो इतराज़ करते हैं कि आप बोलते हैं। चाहे हम लोग सारी रात बगैर लाइट के बैठे रहे हैं, फिर भी हम यहाँ बैठ के बोले तो हम पर एतराज किया जाता है। लेकिन बाहर लोगों का क्या कहना है वो हम दिखाते हैं। जी दिखाइएगा लोगों का क्या रिएक्शन था कल के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में।
लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बहुत मंदी है, बहुत बच भी बहुत जा रही है, लाइट बहुत जा रही है। इंदा वक्त भी थे हुई हालात होना। अच्छा, बिल कितने आ रहे हैं? बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, काम कार तो मिलता ही नहीं। 8-10 दिन इधर भूखे रहते, भूखे रह के पेट गुजारा अपना करते हैं जो भी है। हुकूमत नहीं सही है। अच्छा, ये सब लेके बैगी सारे। अच्छा, उन्हें क्या कुछ जिंदा रहने नहीं, असी रह नहीं रहे। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है यहाँ? लोड शेडिंग में घर गया, अभी खाना खाया, मेरे पसीने छूट गए। 2 घंटे मैं ना ऐसे ही धूमे हो गए, पसीनों में ना मैंने खाना खाया। तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, तो बगैर लोड शेडिंग से तो बंदा बैठ ही नहीं सकता। तो यकीन करो, मैं थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर पड़ा। अच्छा, इतनी गर्मी। मैं क्या करूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, एसी तो लगवा नहीं सकता। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये उन्होंने बिल भेज दिया। मैं गरीब आदमी कहाँ से 5,000 रुपये दूँगा? आपने सुना है कि इनके दौर में बिजली का कोई नया मंसूबा लगा हो? इन्होंने मुल्क को उड़ा के रख दिया, कोई काम नहीं हुआ, बहुत महंगाई, तबाही, कुछ भी नहीं हुआ। जी, तो लोगों के तासुरात आपने सुने कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिल भारी भरकम आ रहे हैं, लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है। बुजुर्ग शहरी जैसे कह रहे थे ना, खाना खाने बैठा तो बुरा हाल हो गया। आप यकीन माने, मैं कल इंतजार करती रही हूँ लाइट आए तो मैं खाना खाना शुरू। नहीं, ये मेरा भी यही होता है, पसीना बहुत आता है और वो ऐसे लगता है जैसे डिहाइड्रेशन हो, खाना नहीं खा रहे आप। हाँ, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। लेकिन चले, वो तो एक अलग बात है। आप ज़रूर आजकल कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, वो बहुत महंगी नहीं बनती है, पानी के साथ बनती है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको बर्फ़ अवेलेबल है, आमिर भाई कोई ना कोई निकाल ही लेंगे लोग। तो आप गर्मी में क्या करें? अब आप मुझे बताएं, कितनी गर्मी खाएंगे इस गवर्नमेंट के ऊपर, और किस किस बात पर खाएंगे? इसके बावजूद बिल जला दे, मुझे बताएं। इसके बावजूद हमारे बुज़दार सरकार फरमाते हैं कि पिछले 70 सालों में जो कुछ नहीं हो सका वो हमने अपने इस 3 साला दौर में कर दिखाया। वाकई सही कहते हैं। मैं जब ये खबर सुन रहा था, अभी चली भी नहीं थी, तो मुझे हंसी आती थी कि वाकई जो 70 सालों में नहीं, बल्कि मैं तो उसको अंग्रेज़ दौर में भी शामिल करता हूँ कि जो कुछ नहीं हो सका इस कौम के साथ, वो इन 2-3 सालों में हो गया, और बहुत हो गया। आप बुज़दार साहब मेहरबानी करें और इस कौम पर रहम खाएं। इमरान खान साहब, आप भी रहम खाएं। अल्लाह करे आपको एहसास हो कि गर्मी क्या होती है। जिन लोगों के पास वसाइल हैं, उनके पास जनरेटर्स हैं, जिनके पास उससे कम वसाइल हैं उनके पास UPS हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका हाल देखिए क्या हो रहा होगा। और हम जैसे भी प्लान कर रहे हैं कि UPS लगवा लें। हाँ, UPS भी बिजली खाता है, वो तो बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। मैं तो आपको ये कहता, जब हम अंदरून शहर में रहते थे ना, वहाँ घर ठंडे थे, मोटी मोटी दीवारें थी, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। और छतों पे हम गुजारा कर लेते थे, फिर वो हाथ वाले पंखे होते थे। आजकल ये लेंटर सिस्टम जो है, जिसमें लोहा होता है शामिल, कंक्रीट शामिल होता है, पत्थर होता है ना, वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप छत पे भी वक्त नहीं गुजारो, उसमें से भी वो जो हीट है वो निकल रही होती है। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पे है, वहाँ पर जिस तरह से आप आसपास चारों तरफ से धूप पड़ी होती है, तो नूर बन जाता है, अंदाजा कर सकते। बिल्कुल इतनी गर्मी में आप लोड शेडिंग देखें। वो वक्त जो है हमें याद है कि साबका हुकूमत में लोड शेडिंग फ्री हो गया था, फ्री हो गया था। मैं और बिजली मिल रही थी कि लोड शेडिंग अभी भी होती है। आपके हुजरा ये कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली बनाने का इंतजाम है। नवाज शरीफ हुकूमत ने सरप्लस बिजली बनाने का इंतजाम किया था। हमें 27,000 मेगावाट बिजली जो है वो मिल सकती है, लेकिन हम वो सिस्टम चला नहीं पा रहे हैं, चल नहीं रहा इनसे। अगर आपसे नहीं चल रहा तो बराए मेहरबानी, जहाँ आपने इतने वज़राए ख़जाना जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के लिए, तो आप वज़ीर तवानाई जो है वो नवाज लीग से ले लें, उसकी मिन्नत समाजत करें कि वो ये सिस्टम चला दे ताकि लोगों को बिजली मिले ना। लाहौर में तो बहुत ही बुरा हाल है। लाहौर में तो कैंट के एरिया में भी जो है हर 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में लोड शेडिंग हो रही है। तो वो वक्त जो है, मुझे लगता है कि वो वक्त दोबारा वापस आ गया है। जो हमने भुगता था, कुछ रिलीफ मिला नवाज शरीफ के दौर में, 5 साल जो थे उसमें लोड शेडिंग फ्री किया गया पाकिस्तान को, लेकिन अब वो दौर वापस आ गया, दोबारा लोड शेडिंग। और इस गर्मी में 660 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामने आमिर भाई, और संगीन सिर्फ लाहौर को है, और संगीन सूरत हाल हो सकती है। तो इतनी संगीन सूरत हाल में मुझे बताएं कि लोग अगर बीमार हों तो हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है। इस संगीन सूरत हाल में अगर वो कुछ खाना चाहें तो महंगाई ने उनको उससे भी रोक दिया। बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, कल मुझे उमर मोइन का फ़ोन आया, हमारे कुलीग हैं, वेस्टवुड सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे से लाइट नहीं है, और आमिर भाई मेरे वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं है, पानी भी नहीं है हमारे यहाँ। लाइट ना होने से आपका पूरा घर का सिस्टम तबाह हो, आपके पूरे इलाके का सिस्टम तबाह हो जाता है ना। अल्टीमेटली पानी बंद हो जाता है, आप
घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। आपका जो टैंकी सिस्टम था, जो जहाँ पे पानी स्टोरेज किया जाता था, और फिर इन हालात में जब ट्यूबवेल्स बंद होते थे तो पानी सप्लाई घरों को किया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब मैं रोज़ खबर पढ़ता हूँ कि एलडी के अफसरान को अजाजिये दिए गए। ये किस बात के अजाजिये हैं? बात के दिए गए? अगर वो एक सोसाइटी को अप्रूव करते हैं और उसके पास पानी वाली टैंकी भी नहीं है और उसमें स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, तो किस तरह अप्रूव हो जाती है? कल इन्होंने कोई प्लॉट वाकजार कराया, मैं देख रहा था वो झोंपड़ी थी जिसको वाकजार गिराया गया। जिस शहर में 139 गैर कानूनी सोसाइटीज़ बन जाएं, उनमें बिजली के पोल्स लग जाएं, सेवरेज बन जाए, रोड्स बन जाएं, वहाँ पर आपने एक झोंपड़ा गिरा के बहुत बड़ा कारनामा एलडीए ने सर अंजाम दिया। हमने कुछ कर दिया, बस दिखाना होता है, नंबर गेम होती है जिसको पूरा करने के लिए। आमिर भाई, ये ट्रैफिक इशारे भी बंद हो गए, मतलब इस कदर। अगर बिजली नहीं होगी तो कैसे चलेंगे? ये सोलर पर तो थे नहीं। हाँ। जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि यतीम खाना चौक में और शौकत खानम चौक में इशारे लगाए थे जो कि सोलर के साथ चलते थे। बड़ा अच्छे चलते रहे वो, लेकिन फिर जो उनकी हुकूमत गई तो हमने उनकी मेंटेनेंस भी छोड़ दी। हमने स्ट्रीट लाइट्स में जो लगी थी सोलर लाइट्स, उनकी बैटरियां भी चोरी होगी तो किसी ने परवाह नहीं की, उनकी हिफाजत नहीं की गई। ये सिस्टम को अगर आपने ठीक करना है तो इस तरह से किया जा सकता है। आप लोगों को आसानियाँ पैदा करें कि वो सोलर सिस्टम लगवा लें। अगर आप बिजली नहीं देना चाहते तो वो सोलर सिस्टम से लगवा लें, लेकिन अभी वो भी इतना महंगा है ना। इतना महंगा है, मैंने पता किया था, है? वो 2.5 से 3 लाख रुपया जो है वो लगता है कि अगर आप अपने घर को रोशन और पंखा चलाना चाहते हैं तो। अगर एसी चलाना चाहते हैं तो वो मज़ीद महंगा हो जाता है, फ्रिज चलाना चाहते हैं तो फिर मज़ीद महंगा हो जाता है। तो इतनी महंगाई में कहाँ से लोग अफोर्ड करेंगे कि वो सोलर सिस्टम लगाएं? मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि अगर आपको से बिजली नहीं बनती तो सोलर मसनूआत जो हैं उन पर आप उनको ड्यूटी फ्री कर दें, उनको कम कीमत पर पाकिस्तान में सप्लाई करें। लोग अपना पेट काट कर भी उसको लगा लेंगे, आपकी बिजली बचेगी। जो आप कहते हैं मुझे फर्नेस ऑयल पे बनानी पड़ती है, LNG पे बनानी पड़ती है, पानी नहीं है, उसका मसला भी हल हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए आपको देखिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सिस्टम ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे, आप इन चीज़ों को ड्यूटी फ्री करेंगे जो सोलर से रिलेटेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें, गर्मी तो आगे बढ़नी है, बारिशों की भी प्रेडिक्शन की गई है, तो ये गर्मी और लोड शेडिंग, गर्मी भी बढ़ती जाएगी, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती रहेगी? देखिए गर्मी तो अभी जो है वो तो रहेगी, और मैं ये नहीं कहता कि ये ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि जब सर्दियाँ आएंगी ये लोड शेडिंग तब भी होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में। मुझे खबर वाइंड अप करने दें। आपने, मैंने गर्मी तक बात की, मैंने कहा सर्दियों में भी होगी, क्योंकि पानी नहीं होगा। सर्दियों में भी चलेगी आपकी हाइडल बिजली बनेगी नहीं, पानी नहीं होगा। पानी तो अभी भी अब तो गैस भी कहा जा रहा है, गैस की किल्लत का भी सामने मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे अपने शहर से जी वही मैं कह रही हूँ, बंद हो रही है, यही खबरें मौसूल हो रही हैं। तो आप अंदाजा करें कि सर्दियों में कभी गैस गायब होती थी, अब गर्मियों में भी लोग जो है वो गैस के नायाब होने की शिकायत। तो ये हालात हैं, अल्लाह ताला रहम करे। खैर आगे भी हम जो आपसे खबरें शेयर करनी है, कहीं महंगाई है, कहीं अद्वियात नहीं मिल रही हैं, तो कहीं लोग पेट्रोल की वजह से जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्कि सड़ रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और खबर ये है जी, पेट्रोल फिर 2 रुपये लीटर महंगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। हर महीने जब अपना बजट डिसाइड करें कि आपने अपनी तनख्वाह में से ये चीज़ें लेके आनी है, तो पहले माइंड बना लें कि पेट्रोल की मद में भी आप जो पैसे रखते हैं उसमें भी आप थोड़ा सा इजाफा करके, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा इजाफा करके आप पैसे एक साइड पे रख लें, ताकि आपको पता हो। अब ये वो चीज़ें हैं, हर महीने के स्टार्ट में जी तजवीज़ पेश कर दी गई है और इतने रुपए का आ गया है, और उसमें से आपको पता चलता है कि 2, 3, 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ये मजाक मेरे ख्याल से अवाम के साथ किया जा रहा है। अवाम ही से जान लेते हैं कि उनको ये मजाक या संजीदा सूरत हाल, या फिर ये अवाम पर जो हर महीने बम गिराया जा रहा है उस पर अवाम के क्या तासुरात हैं। हुसनैन औलख इस वक्त बाहर मौजूद है, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करते हुए नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 113 रुपये 22 पैसे मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उसकी कीमत में 1 रुपये 89 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अवाम इस इजाफे को कैसे देख रही है, उनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम की मसनूआत हैं जो उनमें इजाफा कर दिया गया है और दिन ब दिन ये इजाफा देखता चला जा रहे हैं हम, तो क्या समझते हैं ऐसी तब्दीली की आपने तवक्को की थी? देखिए जनाब, हमने तो बिल्कुल नहीं थी की। ठीक है, वैसे भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है,
बाकी रही ये पेट्रोल की बात, मैं पहले भी 100 का डलवाता था, मैं अभी 100 का डलवाता हूँ। 2 रुपये महंगा हो गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। पहले भी 100 का ये मैं पेट्रोल डलाता, ठीक है, अब फिर मैं यही करता हूँ। बाकी जो तब्दीली का नारा है ना, ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है, ऐसे धोखा हुआ है जैसे कमेटी डाली हो किसी ने ले, मसलन कि कमेटी डाली हो, हम देते रहे, हमें वापस ना मिले। अच्छा जी, ये शहरी हैं जिनका ये इजहार है कि कमेटी डाली है और वो वापस मिल ही नहीं रही। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है, तो आप ये समझते हैं कि ये फैसला अच्छा है गवर्नमेंट की जानिब से, आए दिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है? सर ये अच्छा की सूरत में होगा, अच्छा तो होने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो गरीब की इमाम से निकाली जा रहे हैं, अपनी दूसरे जो से अपनी जेबों में बढ़ते जा रहे हैं। ये महंगाई नहीं होगी, महंगाई नहीं, ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ेगा, दूसरी कीमतें भी बढ़ेंगी, हर चीज़ पे असरअंदाज होगा। अगर ये पेट्रोल की प्राइस कम भी हो जाती है तो दूसरी चीज़ों की प्राइस कम नहीं होती। सिर्फ लीडर एक ही ठीक है, इमरान खान, और उसके जितने पास इर्द गिर्द जितने भी हैं ना, वो सब डिफ़ॉल्टर आदमी हैं। वो अकेला बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, वही बस ठीक है। और ये जो है महंगाई जो सी है, ये तो चलते ही रहनी है अवाम के साथ, लेकिन ज्यादती है। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जिनका ये कहना है कि ये जो इजाफे हो रहे हैं ये अवाम के साथ ज्यादती है। उनका ये कहना है कि इमरान खान तो ठीक है, बाकी जितने भी उनके नीचे जितने भी लीडर हैं, जितने भी MP MNs हैं, वो सारे डिफाल्टर हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। आपका बहुत शुक्रिया। लोगों के तासुरात आपने सुने, मिले जुले रद्द-ए-अमल देख रहे हैं अब, लेकिन एक शहरी को कमेटी नहीं मिली। आमिर भाई, कमेटी मिल गई? कमेटी वाली माई लेके भाग गई कमेटी के पैसे, और हमारी तब्दीली वाली माई जो है वो तब्दीली लेके भाग गई। हाँ। हम ये सोच रहे थे कि शायद तब्दीली आएगी तो ये पाकिस्तान जो है ये कोई जन्नत का एक टुकड़ा बन जाएगा जिसमें तमाम लोग सुकून से रहेंगे। वो एक भाई तो कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब ठीक हैं, बाकी उनकी टीम ख़राब है, तो अगर कप्तान ठीक है तो ठीक टीम सेलेक्ट कर ले। अब उसके पास अगर यही कैपेबिलिटी नहीं है जो कि उसमें होनी चाहिए एक कैप्टन में, कप्तान में, कि वो अच्छी टीम बना सके। हाँ। अगर उसमें ये भी कैपेबिलिटी नहीं है तो उसको फिर खुद से चले जाना चाहिए। ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको टीम अच्छी नहीं मिली। फिर कहा जाता है कि अवाम अच्छी नहीं मिली, ये टैक्स नहीं देती, फिर ये कहा जाएगा कि हालात ठीक नहीं है, मुझे मुल्क भी ठीक नहीं मिला। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप ठीक नहीं हैं, आप इस निज़ाम को ठीक करना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाना जानते हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन अवाम की जेबों से आप पैसा निकाल रहे हैं, और ये पैसा हर 15 दिन के बाद। भाई मुझे, मैं ये कह रही हूँ, ये क्या मजाक है कि आपको हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये खबर मिलती है जी इतनी तजवीज़ है और इतना जो है वो इजाफा किया जा रहा है। बचपन में ना हमारे जब बजट आया करता था तो साल में एक दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी। हाँ। या कम होती थी, जो भी आता था। फिर ये मंथली पे हुआ, 15 दिन पे आ गया। मेरा ख्याल है अब आने वाले दिनों में अगर ये तब्दीली इसी तरह से रही, क्यों महंगा बार बार पेट्रोल कर इसको करते हैं कि जी बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें ज्यादा हुई, इतने सेंट बढ़ गई, इतने सेंट कम हो गई। आमिर भाई, जब कम हुई तब कौन सी कम कर दी? तो कोई नहीं कम की जाती, ये किसने कहा आपसे? वही तो मैं कह रही हूं। लेकिन क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के दौर में पेट्रोल जो था वो अब बहुत कम सतह पे आ गया था, इसलिए आवाम को ज्यादा फील होता है ऐसे ही है कि इस तब्दीली के आने से पेट्रोल बहुत महंगा हुआ, इसका बजट से अब कोई तल्लक रहा नहीं। 15 दिन में, 15 दिन पहले भी 2 रुपये कीमत बढ़ाई गई, 15 दिन के बाद फिर 2 रुपये। इसका मतलब ये है कि इस माह में पेट्रोल तकरीबन 4 रुपये का इजाफा किया गया है। और समरी भेजी जाती है, अशिया खुरनोश महंगी हो जाती हैं, फिर बात पेट्रोल तक नहीं रहती ना, फिर आपकी तमाम चीज़ों से जुड़ी। वो तो भाई ने कहा भी, और आपने शॉर्ट सुना, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें जो बढ़ जाएंगी पेट्रोल की कीमतों के साथ वो कम नहीं होंगी। आपने परसों अपनी खबर आई थी कि 20 रुपये खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ गई, अब वो क्या वापस आएगी? अभी पेट्रोल में इजाफा हुआ तो इसका बहाना बना के हर शख्स ने अपनी दुकान पर रखे सामान को कहना है कि जी देखें डीजल महंगा हो गया, वो बाहर से आता है, कराची से आती हैं चीज़ें, तो पेट्रोल और डीजल महंगा होने से माने कपड़े खरीदने चले जाओ, वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया तो जी कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा, हर चीज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो ये इजाफा जो है ये हुकूमत रोक नहीं पाएगी। जो कहा जाता है कि महंगाई पर काबू पाना जो है अब मेरा मिशन है, तो आपका मिशन महंगाई पर काबू पाना नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपने महंगाई अवाम का नाम रखा हुआ है, इस पर काबू पा रहे हैं आप, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जेबों में से पैसा निकालते चले जा रहे हैं। ये हालात जो हैं ये दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप लोगों को आसानियाँ अपनी पैदा नहीं करेंगे, इनके लिए उनको आसानियाँ देंगे नहीं, तब तक आपको भी आसानियाँ नहीं मिलेंगी। आप यूं ही फ्लोर्स पर खड़े होकर और तकरीरें करके
ख़ुद को बचा नहीं सकते हैं, ख़ुद को ईमानदार साबित नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे। उस वक्त तक अवाम आपसे मुतमईन नहीं होंगे। आप लाख कहते रहे, एक्चुअली देना नहीं चाह रहे हैं, आप लाख कहते रहे घबराना नहीं है, तो यकीन करें कि घबरा जाता है इंसान और इंसान परेशान हो जाता है। आज जब 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हो, उस पे ऊपर जब आप टीवी ऑन करें रात को 2:30 बजे 3 बजे के करीब, तो बुलेटिन में ये खबर मिले कि जी पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया है, तो आपको एक दफ़ा तो माथे पे पसीना आता है जी, और उसमें परेशानी आती है। आपने कहा कि अपनी जेबों में से पैसे अलग करते चले जाएं, पेट्रोल के लिए बढ़ाते चले जाएं, कहाँ से लाएं मुझे बताएं। मेरे हस्बैंड रात को बता रहे थे कि जी वो वापस आ रहे थे तो पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी। वो क्या कर लेंगे, वो कह रहे टैंक फुल करा लेंगे। चलिए मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है इस वजह से टैंक फुल करा लेंगे। कितना पेट्रोल डलवा लेंगे, टैंक कितने दिन चल जाएगा उनका। वो भाई कह रहे थे कि 100 रुपए का पेट्रोल पहले भी डलवाता था, 100 रुपए का, लेकिन आपको 100 रुपए में तसल्ली दी जाती है, वैसे आपको बता 100 रुपए में आपको भाई 1.5 लीटर पेट्रोल मिलता था पिछले दौरे हुकूमत में। इस दफा 100 रुपए में आपको 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, तो उसकी कीमत 112 रुपये 69 पैसे हो गई है। तो आपको पूरा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलता है। अब पेट्रोल तो मेरा ख्याल है छिड़क के आग लगाना भी खुद को जो है वो महंगा हो गया। और इस महंगाई के तूफान की वजह से आमिर भाई चीज़ों में से बरकत भी खत्म होती चली जा रही है। वो चीज़ें जो आप पेट्रोल डलवाते थे 2-2 3-3 दिन आपका इस्तेमाल हो जाता था, अब आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ से आप पेट्रोल डलवा रहे हैं और वहाँ से आपको पता चलता है जी 1 दिन बाद आपको दोबारा से पेट्रोल डलवाने की। जब झूठ पर मबनी हुकूमतें होंगी तो मुझे बताएं कि बरकत कहाँ से रह जाएगी। लोगों के परेशानियाँ देखें, उनसे मिलें, जाकर बाज़ारों में जाएं, दुकानों पे खड़े हो जाएं। आप किसी दुकान पे ना, मुझे तो बहुत इत्तेफाक होता है कि घर का सौदा सल्फ लेने के लिए कभी टाइम मिले इतवार के रोज़ तो जाऊं, तो मैं जानबूझकर ये बात छेड़ लेता हूं लोगों से कि जनाब ये तो बहुत चीज़ें महंगी नहीं होगी। तो फिर वो जिस तरह की बातें वो करते हैं वो शायद कैमरे के सामने भी आपके नहीं आती हैं, और कैमरा देख के और माइक देख कर कुछ लोग उस तरह से बोलते नहीं हैं, लेकिन आप अगर वहाँ खड़े हो जाए और आवाम से उसकी राय लें तो आपको सुनने को चीज़ें मिलती हैं। लोगों की परेशानियाँ, ये ख़ुदकुशी के रुझानात, ये अपने बच्चों को जहर देने के रुझानात, ये क्यों ज़्यादा हो गए हैं? क्यों लोग जो हैं इतने मायूस हो गए हैं कि अब वो इस तब्दीली का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। और उसका आपने असर देख लिया, जितने बाई इलेक्शंस हुए तो पिछली गवर्नमेंट वालों को वोट मिले। बिल्कुल ऐसे ही। इस बात पर इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है सोचना चाहिए, बुज़दार साहब को सोचना चाहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन रोज ब रोज कम होती सोचने का आन पहुंचा है, इसी वक्त सोचना शुरू करेंगे। अभी सोचेंगे तो बनेगा, क्योंकि अब तो अगला साल जो है वो इलेक्शन का साल होएगा, और इस इलेक्शन साल में आपको जो है लोगों को रिलीफ देना है, उनको आसानियाँ उनके लिए पैदा करनी है। और ये अगर इसी तरह से 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही तो एक वक्त आएगा ना कि इस गवर्नमेंट का नाम भी कोई सुनना नहीं चाहेगा। आमिर भाई ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो हमने खबरें दीगर भी शामिल करनी है, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई अच्छी खबर क्यों नहीं हमें नज़र आ रही है जी। अस्पतालों का रुख करेंगे जहां पर अद्वियात की किल्लत है। कल भी हमने अस्पतालों से खबर शामिल की, यही हालात थे, और अब अद्वियात की किल्लत है जी। अद्वियात गायब हैं, मरीजों को अद्वियात मैसर नहीं है। कल दिल के मरीजों की हमने बात की थी, डायलिसिस की पेशेंट की बात की थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शहर के अस्पतालों पर एक नज़र डालते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अस्पतालों में से अरबों रुपए की अद्वियात गायब, मरीजों को अद्वियात मैसर नहीं है। 5 अरब की अद्वियात खरीदने के बावजूद अस्पतालों में किल्लत है। कहाँ गई अद्वियात? अच्छा, कुछ अद्वियात की किल्लत है, लेकिन अदरवाइज ना हॉस्पिटल्स में काम भी हो रहा है। मैं ये इसलिए नहीं कि ये खबर बराए खबर होती है, आपको इसमें हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करना है। आपको मैं मिसाल देता हूँ। अब जिन्ना हॉस्पिटल है, आपका पाकिस्तान का बेस्ट बर्न यूनिट वहाँ पे, आपने कभी सुना वहाँ पे अद्वियात की कमी हुई हो? तो आमिर भाई मैंने तो कभी ये भी नहीं सुना। फिर आपने जिन्ना हॉस्पिटल के सिफारिशी लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। जिन्ना हॉस्पिटल के फिर आपको ना, आपको और लोगों को शायद इसे आप वहाँ डायलिसिस सेंटर है, मैं विजिट करके आ चुकी हूँ वहाँ का। जिन्ना हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर है जी। मुझे ये बताएं, वहाँ आपने कभी सुना हो सिफारिश के लिए? बिल्कुल नहीं। वहाँ सिफारिश आप करें भी, वो मुखैर हज़रात चला रहे हैं, वो घर जिन्ना हॉस्पिटल ही मुखैर हज़रात चला रहे हैं। अद्वियात की देखें जहाँ कमी है, फिर अस्पताल का हमने जिक्र किया था। मैं आपको बताता हूँ कमी कहाँ पे है। कमी उन जगहों पे है जहाँ पे जैसे PIC है, वहाँ पे दिल के लिए एक इंजेक्शन है जिसकी हमने खबर भी दी थी, वहाँ पे कमी है। वो ठीक है, एक इंजेक्शन है वो नायाब हो गया, कम हो गया। इसमें
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनमें आमिर भाई, एक जब फैक्टर तक आपका एक आपका चलाते रहेंगे क्या मामला तब तक ठीक रहेंगे? अब मैंने तो ये बहुत दफ़ा कहा है कि हॉस्पिटल चलाना जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चला पाती है। इसके लिए मुखैर हजरात जो हैं उन्हीं को सामने आना पड़ता है और वो आते भी हैं। आपकी फ्रेंड्स ऑफ PIC, फ्रेंड्स ऑफ खाना खिलाया, जना, मुखैर हजरात ने खिला दिया। क्या आपने कहा जी स्कूलों में मामलात नहीं दुरुस्त तरीके से चल रहे, मुखैर हजरात से हेल्प ली जाएगी सरकारी स्कूलों के लिए? तो जब सब कुछ मुखैर हजरात ने ही करना है आपको, अब आप मुझे बताएं कि हम कौन से हैं वफाक की उम्मीदें जो नहीं जानते वफाक क्या है। हमें उस गवर्नमेंट से उम्मीदें लगानी हैं या हमें काम को चलाना है? हमने लोगों को आसानियाँ देनी है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मीडिया को ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अद्वियात फराहम कर रहे हैं, उनको करें। लेकिन अद्वियात की कमी जो है उस पर काबू पाना जो है वो भी मैं समझता हूँ कि अब मुहैयर हजरात का ही काम है। अब गवर्नमेंट जो है वो तो नहीं काम करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का काम जो है वो अब नहीं रहा, वो शायद वो भी बयानबाजी के पे नजर आप पढ़ी आमिर भाई, आपने कहा कि तमाम अस्पतालों में ऐसे नहीं है। अब ये देखें अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक, सर्जिकल, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गायनी ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर इंडोर आउटडोर सर्विसेज बंद रही। आमिर भाई आप कह रहे हैं हर जगह पे ये नहीं। अच्छा बंद क्यों रही? पढ़ो तो सही। कोरोना के बायस बंद रही। ये खबर में ये है, राउदिल शाद की खबर है ना, इसमें ये है कि कोरोना के बायस लोगों ने सफर किया, कुछ अरसे के लिए, लोगों को आसानी दे कुछ अरसे के लिए जो है ये यूनिट्स बंद रहे, जैसे ऑपरेशंस बंद रहे कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर खुल गए। जैसे गायनी वार्ड्स बंद रहे फिर खुल गए, जैसे आउटडोर्स बंद रहे फिर खुल गए। तो ये बंद होने का और खुलने का सिलसिला कोरोना की वजह से था। मैं ये समझता हूँ कि हर जगह पे हम क्रिटिसाइज जरूर करें। की वजह से जो अद्वियात थी वो कहाँ गई? वो भी कोरोना कहा गया। नहीं, अद्वियात तो लगी ना। अद्वियात जो मैंने आपको जाकर ऑपरेशन थिएटर खुल गया तो उसमें इस्तेमाल हुई, अद्वियात के नहीं हुई। देखें, हर चीज़ पर क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठ के, मैं भी ये बात कह सकता हूँ, जहाँ पे आपको तनकीद करनी है वहाँ पे करें, जहाँ पे तनकीद का नहीं है वहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें गैर जानिबदाराना तरीके से बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है, ठीक है, बद इंतजामी भी होगी, किसी जगह पे कमी भी होगी। मेरा अभी तक जितने लोगों से वास्ता पड़ा है वो लोग ये कहते हैं कि जो अस्पतालों में पर्ची आपके हाथ में थमा दी जाती है कि बाहर से जाके अद्वियात लें। हाँ, कुछ अद्वियात जो होती हैं वो बाहर से मिलती हैं, हॉस्पिटल से नहीं मिलती है। नहीं, ठीक है, आप फिर कह रहे हैं कुछ अद्वियात, लोग तो कहते हैं सारी अद्वियात नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, परवेज इलाही साहब ने एमरजेंसी की तमाम अद्वियात अपने दौर में, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी आज भी वही है, उन्होंने एमरजेंसी की तमाम अद्वियात जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था और ये आज तक चलता है। मुझे 2-1 मरतबा अपने अजीज़ों को एमरजेंसी में ले जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे कोई बाहर से डॉक्टर ने किसी ने लिख के नहीं दी, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा तल्लुक मीडिया से है, मैंने कोई वहाँ तारफ़ नहीं कराया। उन्होंने जो पर्ची लिख के दी, मैं स्टोर पर गया, फ्री अद्वियात ली और परवेज़ इलाही साहब को दुआ दी। बिल्कुल। अब ये काम जो है, ये बुज़दार साहब जो कह रहे हैं कि जो 70 सालों में नहीं हो सका 3 साल में कर लें, आप ये अद्वियात वाला ही काम कर लें, चले छोड़ दे सारे काम, हम नहीं मांगते आपसे डेवलपमेंट। आप सियासत कर रहे हैं और सेहत कार्ड का कहीं आपको नामो निशान नजर नहीं आ रहा। वो नहीं होगा। सुने आपने कि कोई इससे मुस्तफीद भी हुआ? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ वो चंद स्टीमर्स हैं जो रोड्स पे लग जाते हैं तस्वीरों के साथ, और कोर्ट्स हैं जो लीडरान की लग जाती हैं। सेहत इंसाफ कार्ड कहीं नहीं है, ये आप बात ठीक है। बिल्कुल, आप अस्पतालों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। अभी हमारी एक कलीग हैं, कल परसों उनके साथ सुबह क्या हुआ जी, उनके चचा के बेटे के कान में रबड़ चला गया। स्कूल क्लास में खेलते खेलते बच्चे के कान में रबड़ चला गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं कि हम बच्चे के कान, और उसकी पूरे फेस पे स्वेलिंग होना शुरू हो गई। वो पिक्चर्स देख के हमने राब्ता करने की भी कोशिश की कि चलें किसी तरह से फौरी तौर पे बच्चे की जो है वो दाद रसी की जा सके। जिन्ना हॉस्पिटल 2 घंटे बाद जाकर तो किसी डॉक्टर को बुलाया गया, सीनियर डॉक्टर आए तो उसके कान से वो रबड़ निकाला गया। ये हालात हैं आमिर भाई। हाँ, ठीक है कि आपको इस तरह से बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, देखो मजाक अस्पतालों के चक्कर लगवाए जाते हैं। अब आप बात शुरू ही कर दी। मैं बताऊं कि कल वज़ीर आला साहब ने कहा जी कि हम 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ये अरफा करीम टावर, पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ पे। अब वो बताए 14 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए इस हुकूमत ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए रखे हैं। अब मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती है। वो कहते हैं कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ऐसे ही है। अब इसमें
आप कह रहे हैं कि जी हम बनाने जा रहे हैं और अभी दूर दूर और तक उसके नामोनिशानी लिए वहाँ मशीनरी पड़ी नजर आ रही है। नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। वहाँ पे आपने डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ था पिछले दिनों में, और वो पूरा जो फेंक गुलाब रहे थे। देवी हॉस्पिटल पे काम हो रहा है अंडरपास का, उसकी कुछ मशीनरी अभी आपने उसके लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए रखे हैं। 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मुझे बताएं, अगर ये 20 करोड़ के हर साल रखते चले जाएंगे तो ये तो तकरीबन अगले 50 साल में 60 साल में मुकम्मल होगा। बिल्कुल। हॉस्पिटल तो 1000 बेड का हॉस्पिटल कहाँ गया। आप ये बातें करनी आसान है, असेंबली फ्लोर पे खड़े होके ये तकरीर पढ़नी आसान है, लेकिन उस पर अमल दरामद करना मुश्किल है। अभी आप गंगाराम की एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप शायद 100 बेड्स का या 400 बेड्स का एक नया कॉम्प्लेक्स माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का भी आगाज किया था, बेड्स का भी इजाफा नहीं, किया डॉक्टर था। साहबा का क्योंकि हल्का है और वो अपने हल्के में ये काम करवाना चाहती हैं, लेकिन उनको चाहिए ये था कि वो गंगाराम जैसे कंजस्टेड एरिया के बजाय इसकी एक्सटेंशन बनाती रायविंड रोड पे, इसकी एक्सटेंशन बनाती शहदारा की तरफ, इसकी एक्सटेंशन बनाती लोगों को उनके डोर स्टेप पर जो है वो सहूलत बिल्कुल मिलती। आपको चूंग की तरफ जाना चाहिए, आपको ये फिरोजपुर रोड पे कसूर के पास जाना चाहिए, यहाँ पर जाकर एक अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे लगाने चाहिए। आपने जैसे कहा कि एक बच्चे के कान से रबड़ निकालने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा ना, तो इस पर गौर करना चाहिए कि आप इन हॉस्पिटल्स पे मजीद बर्डन ना बढ़ाएं। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इनमें आप नए अगर कम्प्लेक्स बना देंगे तो आप अमला कहाँ से लेके आएंगे, फिर उसके लिए लोगों के पार्किंग कहाँ देंगे, लोग रश में कैसे पहुंचेंगे। तो आपको नई जगह जो है वो डिस्कवर करें। गवर्नमेंट के पास बहुत जगह है, रायविंड रोड पे बेशुमार जगह है, फिरोजपुर रोड पे, मुल्तान रोड पे, आप जहाँ चले जाएं गवर्नमेंट के पास जगह हैं, वहां जाकर आप हॉस्पिटल बनाएं, आपका नाम भी हो, हम भी कहें। आप गंगाराम को इंस्टा कर भी देंगे, लेट से वहां पर आप एक्सटेंशन कर देंगे तो नाम तो वो गंगाराम का ही रहना है, गंगाराम का ही रहेगा और फिर लोगों को दूर दराज से आना पड़ेगा तो फायदा कोई नहीं होगा। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो शहर को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने का बड़ा ऐलान किया गया है। वज़ीर आला की जानिब से ये ऐलान किया गया है। अब क्या किया जाना, आगे क्या प्लान किया जा रहा है, इंतजामी बुनियादों पर किस तरह से तकसीम किया जाएगा और क्यों किया जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। इसी के साथ ही हमें इस सेगमेंट से जो है वो अब इजाज़त चाहिए। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मसाइल इतने ज़्यादा थे कि वो डिस्कस करते करते टाइम का भी नहीं पता चला और कुछ टाइम गवर्नर साहब के पास चला गया, नहीं तो मोटरसाइकिलें जो महंगी हुई हैं हमने उसकी भी बात करनी थी। चलें जी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये खबरें आती रहेंगी, महंगाई होती रहेगी और हम आपसे गुफ्तगू करते ही रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं फिलहाल, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हम। माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंट हमारे यहाँ मौजूद है और नौजवान इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम जब करके मुल्क का नाम रोशन करते हैं जी, तो बहुत ज़्यादा प्राउड हमें भी महसूस होता है, सारी दुनिया को महसूस होता है। लेकिन जब लड़कियां कुछ कर दिखाती हैं तो बिलाशुबा आपको एक स्पेशल फीलिंग जो है वो भी महसूस होती है। बीइंग अ गर्ल मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। आज की मेहमान जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं पहले आपको बताती चलूँ जी। सैयदा आलीन ने नेशनल एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड अपने नाम किया है और तकरीबन 6 कैटेगरीज की 26 फिल्में थी जिनमें इनको अवार्ड से नवाजा गया है। कुल 15 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया और तमाम विनर्स को जो है UCLA अमेरिका में 1 साल तक स्कॉलरशिप दी गई है। आलीन को इनकी डॉक्यूमेंट्री मिराज पर अवार्ड से नवाजा गया है। तो हमारे साथ हमारी मेहमान सैयदा आलीन रिजवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी आपसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं कैसा लगा जब ये अवार्ड, प्लान था कुछ ऐसा जब अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, लग रहा था कि अवार्ड मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तो तब मुझे पता ही नहीं था कि ये फेस्टिवल भी कोई चीज़ है। हाँ। आधे रास्ते के बीच में सिरशान शाहिद हमारे यूनिवर्सिटी आए, एक वेबिनार रखा ऑनलाइन और हमसे बात की। हाँ। और उसमें हमें पता चला कि ISPR की तरफ से ये फिल्म फेस्टिवल है और इसके अंदर अगर आप जीत गए तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने कहा ये फ़िल्म वहाँ पर जानी चाहिए, क्योंकि जिनके बारे में ये फ़िल्म है एक तो उनकी रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अवार्ड से ज़्यादा उनको रिकग्निशन की ज़रूरत थी। तो जब ये अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि जैसे अवार्ड तो ठीक है एक चीज़ थी, बिल्कुल थी, और स्कॉलरशिप तो उससे भी बढ़ के, लेकिन मेरे दिल को ये खुशी हुई कि जिस मकसद के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो मकसद बिल्कुल पूरा हो गया। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आपको एक आगे टारगेट नज़र आ रहा होता है कि फेस्टिवल होने जा रहा है तो आप उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं और बड़ी दिल लगा कर मेहनत करके डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था, एकदम से आपने कहा ये सब चीज़ें प्लान हुई और आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री। कैसा महसूस हुआ? ऑब्वियसली सरप्राइज होगा फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी। कैसा महसूस हुआ?
बिल्कुल, मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे ही हुआ, रिहर्सल्स में उन्होंने बुलाया, स्टेज पे सबको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जा रहा था एक एक करके। तो मुझे भी लगा मेरा नाम प्रैक्टिस में ही बुलाया गया है। जब मैं गई, मेरे हाथ में अवार्ड आया, तो ऐसे ही मैंने हाथ में पकड़ा हुआ वापस रखने जा रही हूँ स्टेज से नीचे उतरने के लिए, ऐसे ही देखा मेरा नाम सामने लिखा हुआ। ऐसे ही शौक लगा, समझ नहीं आई कि ये सही में वाकई में ये हो रहा है या फिर ऐसे ही मुझे लग रहा है। तो अवार्ड वापस रखा, आके बैठी अपनी कुर्सी पे और अगले 2 घंटे के लिए शौक में थी बिल्कुल। अपनी बहन को फ़ोन किया, उससे बात की, तब जाके कुछ हौसला मिला कि ये हो रहा है असल में। चलिए जी, वाकई ऐसी फीलिंग्स आपकी होती हैं जब आपने कुछ सोचा नहीं होता और एकदम से कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो वाकई यही फीलिंग होती है। कुछ मैं स्टार्ट आपसे जानना चाहूँगी, फिल्म एंड टीवी कब सोचा करना है? नॉर्मली तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारी बच्ची को डॉक्टर बनना चाहिए, हमारी बच्ची को इंजीनियर बनना चाहिए। फिल्म टीवी क्या है? फिल्म एंड टीवी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती फ़ौरन सुनने में। उनको लगता है एक्टिंग की बात हो रही कि एक्टिंग में जाना है, ड्रामा में जाना है। लोगों को लगता है मुश्किल भी काम नहीं है, बिल्कुल लगता है चलते फिरते हो जाएगा। हाँ, उनको लगता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करनी ना तो आप फिल्म कर लो जाके। ये नहीं पता 4 साल की डिग्री आगे खड़ी है करने की। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये, मैंने A लेवल्स में मीडिया स्टडीज़ रखा हुआ था, वो भी 2 साल का कोर्स था। काफ़ी उसमें फ़िल्में बनानी थी, काम करने थे, ट्रेलर बनाने थे, सारी चीज़ें। फिर वहाँ पर भी छोटे मोटे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है जीतना शुरू किया, तो और इंटरेस्ट उसमें बन गया। फिर NCA तो शुरू से ही पहले दिन से मुझे था कि मैंने NCA जाना है, क्योंकि इससे बड़ा आर्ट्स या मीडिया की फील्ड में कोई इदारा नहीं है इस मुल्क में। एडमिशन हो गया फिल्म एंड टीवी में, मैं तो बिल्कुल ओवर द मून हो गया। बिल्कुल ऐसी बात थी। लेकिन जब NCA में कदम रखा तो रियलाइज़ हुआ कि आगे 4 साल आसान बिल्कुल नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत काम करना पड़ेगा कहीं तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब काम स्टार्ट कर दिया, दिल लगा के मेहनत की, साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी होंगे, पढ़ाई भी चलती रहती होगी, तो मुझे बताइएगा खुद कितना इंटरेस्ट था अपने हाथ से काम करना? कब स्टार्ट किया, कब फिल्म्स बनाना स्टार्ट की, फिर डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ आई? खुद कितना काम में पार्टिसिपेट करती हैं? मैं तो शुरू दिन से सारा अपना काम खुद करने के उसमें होती हूँ कि ठीक है, टीम वर्क होती है, सबका अपना अपना काम होता है, कोई डायरेक्टर है, कोई कैमरा, कोई एडिटिंग, लेकिन जो अपना काम है वो पूरा करना है, वो किसी के ऊपर नहीं डालना। इतना भी नहीं कि यार 1 घंटे के लिए मेरा काम कर दो, मैं सोकर आती हूँ नींद पूरी करके, वो भी नहीं। कुछ भी हो, रात को 2 बज जाए, सुबह के 6 बज जाए। आपकी मेहनत का सिला हमारे सामने पड़ा भी है, नजर आ रहा है कितनी अगर मेहनत करती हैं तो ये आपको सिला भी मिला। अब तक कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं? फिर मैं मिराज की तरफ भी आना चाहूंगी, अब तक डॉक्यूमेंट्रीज कितनी बनाई हैं? NCA का जो फर्स्ट ईयर होता है फिल्म एंड टीवी का, उसमें वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ाते हैं पहला पूरा साल, और डॉक्यूमेंट्री की 6 किस्में हैं, जिसमें से हर एक टाइप पे आपने डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है। तो कुल मिला के मेरी 6 डॉक्यूमेंट्रीज़ या 6 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं मिराज के अलावा। और ये सारी मैंने अलग नहीं बनाई, ये कॉलेज में सारा टीम वर्क होता है। इन सब में से सिलेक्ट आपने ये किया कि मिराज को ही आपने इस फेस्टिवल के लिए भेजना है? बिल्कुल। वो फिल्म्स भी पड़ी हुई थी और वो बहुत सारी कैटेगरीज में फिट भी हो रही थी। लेकिन जो मेरी इंटेंशन थी मिराज के साथ कि ये Why just मिराज? अब मुझे मिराज के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, मिराज यानी लेगेसी। ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज़ है जो सुन के लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने अरसे से एक फैमिली में एक चीज़ चली आ रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि किसके बारे में है। लाहौर पे माल रोड पे एक स्टूडियो है, उसका नाम है जैदी स्टूडियोज, और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी, दादा दादी भी, उन सब की तस्वीरें वहाँ से उतरी हुई हैं। और वो बहुत एक आइकॉनिक किस्म का स्टूडियो है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसकी 100 साल हिस्ट्री है। उनको लगता है कि बस ठीक है एक स्टूडियो है, तस्वीर उतरवा लें। मिराज इसलिए क्योंकि जो इंसान उस स्टूडियो का मैनेज कर रहे हैं, शाहिद जैदी, वो लाहौर के सबसे बड़े फोटोग्राफर हैं और उनको लोग नहीं जानते। उनको रिकग्निशन देना ये मेरा काम था। और इसमें मज़े की बात ये थी कि सिर्फ एक फ़ोटोग्राफर पे मैंने फ़िल्म नहीं बनाई कि एक अंकल हैं जो इतने सालों से कर रहे हैं और बस इनका स्टूडियो है, ऐसी बात नहीं है। उनके स्टूडियो में 100 साल से जो नेगेटिव्स हैं उनको वो रिस्टोर कर रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव से। और ये इतना पुराना और कदीम तरीन किस्म का ये एक प्रोसेस है कि ग्रीन रूम में डिपिंग हो रही है केमिकल्स में, वो सारा वो उन्होंने डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि वो हमेशा के लिए इमॉर्टलाइज हो जाएं वो चीज़ें। और इनमें ऐसे बड़े बड़े लोगों की उन्होंने तो बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ जाकर डिस्कवर हुई होंगी, पता चला होगा। बिल्कुल। मैं तो शुरू में बस इंटरव्यू उनका करने गई थी, वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि पुरानी फ़ोटोज़ कायदे आज़म की, कर्नल शेर खान, लियाकत अली खान, बानो कुदसिया, नुसरत फ़तेह अली साहब, इतने लोगों की उन्होंने तस्वीरें उतारी हैं। फिल्म इंडस्ट्री से भी, पीरज़ादा की उनके पास फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, फिल्म सेट्स की,
वो सारी वो रिस्टोर कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही एक अलग किस्म की चीज़ थी और ऐसी चीज़ मैंने पाकिस्तान में होते आज से पहले नहीं देखी। इसलिए मीरास ही वो चीज़ थी जो जाके बड़े स्टेज पे दिखानी थी पूरी दुनिया को कि ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोगों को इन्होंने कवर किया। भाई लेडी कैनेडी को, उनको, क्वीन एलिजाबेथ को, और लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान अनसेफ है। अगर पाकिस्तान अनसेफ है तो रॉयल्टी क्यों यहाँ पर आई, क्वीन एलिजाबेथ क्यों आई, कैनेडी ने अपनी वाइफ को यहाँ पर क्यों भेजा? यानी एक मैसेज भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जो है वो देना चाहा। अच्छा मुझे बताइए, डॉक्यूमेंट्रीज आप बनाती रहती हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया था, तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रही थी ऑब्वियसली टीचर्स के साथ भी आपका कांटेक्ट रहता होगा, उन्होंने कैसे आपके आइडिया को अप्रिशिएट किया? बिल्कुल, मैंने ये आइडिया डिस्कस किया था कुछ टीचर से और वो लोग बहुत खुश हुए थे सुन के कि जैदी साहब के बारे में एक चीज़ बन रही है। जब मैंने उनको बताया कि मैंने टाइम ले लिया जैदी साहब से, वो बड़े हैरान परेशान हुए कि जैदी साहब ने आपको टाइम कैसे दे दिया। वो तो किसी को नहीं देते, वो इतने मसरूफ़ होते हैं और सब कुछ। मैंने कहा बस मैंने बहुत पापड़ बेले हैं उन तक पहुँचने के लिए कि किसी तरह वो मुझे अपना कीमती वक्त दे सकें। और फिर जब मैंने फिल्म एडिट करना शुरू की, रफ कट उनको भेजा। कितना टाइम लगा था इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में? 1.5 साल। 1.5 साल जी। और कितने मिनट की डॉक्यूमेंट्री है? तकरीबन 8 मिनट की। जी 8-9 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। इन 8-9 मिनट के पीछे 1.5 साल की मेहनत है। नॉर्मली लोगों को नहीं लगता, यूट्यूब पे जो लोग ये डॉक्यूमेंट्री आपकी देख रहे होंगे उनको क्या पता कि 8 मिनट के पीछे आपने 1.5 साल मेहनत की है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? मेरी टीम में 3 लोग शामिल थे। पहला मेरा तीनों कैमरा वर्क में थे, तीनों सिनेमाटोग्राफर्स थे। होता ये है कि एक फिल्म यूजुअली एक ही सिनेमाटोग्राफर या एक हेड होते हैं, उनके नीचे और लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और फिर कोविड हो गया तो काफ़ी मसले मसाइल थे। तो कराची से मेरा क्लास फेलो है, कराची से अरहम, उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उसने कुछ बी रोल्स लिए, फिर लॉकडाउन लग गया, ही वेंट बैक होम, आगे फिल्म नहीं बन रही थी। अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया, अपने जूनियर गुलशेर उसको लिया, BNU से मेरा एक और दोस्त है शामिर, उनको पकड़ा। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे साथ शूट करें क्योंकि मेरी फिल्म नहीं बनने वाली आप लोगों के बगैर। तो बिल्कुल ये चीज़ है कि मेरी टीम से ही ये फिल्म बनी है, वरना अगर वो लोग ना होते तो ये ना बनती। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपने फिल्म बना ली और फिर उसको फेस्टिवल में भेज दिया। अब फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन भी आपने खुद ही की थी कि इसको भेजना है, और आपको, और जैसे आपने तो कहा सरप्राइज हुई आपको सुन के कि आपको अवार्ड मिल रहा है, तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि अवार्ड मिल जाएगा? 1100 एंट्रीज थी। तो ये सोचना कि उनमें से मैं जीत जाऊंगी अपनी कैटेगरी में ज़रा थोड़ा अनबिलीवेबल सी बात लगती है कि इतनी खूबसूरत फिल्में लोगों ने दी हैं। NASFF के जो यूट्यूब चैनल उस पर सारी वो फिल्म्स पड़ी हुई हैं, 52 की 54 फिल्म्स हैं फाइनलिस्ट की, वो सारी उधर मौजूद हैं और आप उनको देखें तो आप नहीं सोच सकते कि इनमें से फर्स्ट कौन आएगी और कौन फाइनलिस्ट। अच्छा नॉर्मली लोग ना कॉपी कर लेते हैं चीज़ें। अब जिस तरह से एक दौड़ चल रही है, आपके पास ऑप्शन और कुछ अलहदा से ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, तो इसीलिए अगर आप कुछ नया भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने पहले उस पर काम किया होता है तो आपका आइडिया लगता है जी आपने कॉपी किया हुआ है। बहुत मुश्किल नहीं हो गया इस दौड़ में कुछ डिफरेंट करके दिखाना? बिल्कुल, अगर मुझे शुरू में ही पता होता कि एक फेस्टिवल है और मुझे फ्रॉम स्क्रैच कोई चीज़ निकालनी पड़ती तो शायद मैं ना कर सकती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब मैं लाहौर में रहती हूँ, बात पॉजिटिविटी की है, तो लाहौर में इतना कल्चर है खाने पीने का, अंदरून शहर ये वो, लेकिन सब कुछ कवर हुआ हुआ है। हाँ। तो लाहौर में से कोई ऐसी चीज़ ढूंढना जो नहीं कवर हुई भी, क्योंकि लोग इतने, आबादी इतनी है, टूरिज्म इतना यहाँ पर है कि लोग बना लेते हैं। अब तो व्लॉगिंग भी माशाल्लाह से इतनी हाइट पे है कि हर कोई कर रहा होता है। तो जब मतलब मुझे तो लगता है मेरी लक थी कि फेस्टिवल बीच में कहीं से आ गया और ISPR ने मौका हमें दिया, उनको तो मैं शुक्र अदा भी करूँगी कि मतलब मेरी फिल्म की रिकग्निशन हुई, फिर अवार्ड भी मिला। मैंने एक टारगेट सेट किया होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरी इंस्पिरेशन है, इससे मैं इंस्पायर होके, कुछ इस बारे में बताइएगा, इंस्पिरेशन कौन है और क्या टारगेट अपना सेट किया? अच्छा, सो फिल्म मेकिंग की तो जाहिर सी बात है, उसमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस होती हैं, बहुत सारी हमें फिल्म्स दिखाते हैं, बहुत लोगों का स्टाइल पसंद आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई एक इंसान है या कोई ऐसा कोट है जो मुझे इंस्पायर करता है, वो जो स्टीव जॉब्स हैं, जो एप्पल के ओनर थे, जिन्होंने उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी और उसमें कोट था, लेट्स पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। तो वो चीज़ एक तरह से मेरे दिल पे बैठ गई कि आप ऐसा क्या काम हो सकता है जो इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया में एक आप डेंट छोड़ के जाओ, एक निशान अपना छोड़ के जाओ। तो मेरे दिल में वही होता है कि बस जो भी करो इस दुनिया से कुछ करके निकलो। सही, ऐसे ही बस ना चले जाओ। सही, ये बहुत अच्छी बात आपने किया। हम इससे गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मली लोगों को लगता है पाकिस्तान में फिल्म और TV का मुस्तकबिल जो है वो इतना रोशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है फिल्में उस तरह से बन नहीं रही हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि इस तरफ अगर हम चले भी गए तो आगे तो कुछ उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। वाकई ऐसा है?
नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा समझना सही था, लेकिन अब नहीं। अब हमारे नए नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। अगर फिल्म एंड टेलीविज़न उस तरह नहीं भी है तो मास कम्युनिकेशन है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, इतनी चीज़ें, देर ऑल रिलेटेड टू मीडिया। आप वन एंड दी अदर करो, आप एक तरीके से या दूसरी तरीके से आप फिल्म, ये जो फील्ड्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, तो आप कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हो उसी चीज़ में। और लोगों को अगर ये लगता है कि उसमें स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा है उन लोगों के साथ जो आर्टिस्ट्स हैं। इस दुनिया में, इस मुल्क में ख़ास तौर पे इतना टैलेंट है, सिर्फ अगर उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया जाए तो स्कोप यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत अच्छी बात आपने की। और मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स के लिए भी जिनका सिर्फ ये माइंडसेट होता है कि अच्छा फिल्म टीवी बच्चों के लिए उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं होगा, अगर उनके बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसको डॉक्टर ही बनना चाहिए, उसको इंजीनियर ही बनना चाहिए, पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका? मेरी मदर का हमेशा से ये ख्याल था, बिकॉज शी ग्रू अप विदाउट अ मदर। मेरी नानू की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो माई मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू बी सिक्योर। इसलिए वो कहती थी बेटा डॉक्टर एटलीस्ट ये होता है कि डॉक्टर बन जाओ तो आप भूखे नहीं मरते, विच इज़ राइट, शी इज़ राइट इन दैट। बट व्हेन आई टोल्ड हर कि मेरे से डॉक्टरी नहीं होगी, इट्स टू मच फॉर मी, मेरा क्रिएटिव माइंड है, मैं उस फील्ड में नहीं जा सकती, तो शुरू में वो थोड़ी सी स्केप्टिकल थी। बट व्हेन आई टोल्ड हर कि माई मेरा पैशन है, इस तरह नहीं, बिकॉज वी आर वेरी प्रोग्रेसिव, तो वो मान गई बहुत इजीली, इतना कोई मसला नहीं हुआ। दे आर वेरी सपोर्टिव, माई फादर, माई मदर, माई ग्रैंड पेरेंट्स। किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रही हो, मतलब तुम फिल्में बनाने जा रही हो, नथिंग एट ऑल। आई हैव सच अ सपोर्टिव फैमिली माशाल्लाह। मैं मतलब इतनी शुक्रगुजार भी हूँ खुदा की। और वाकई ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि आप अपनी फैमिली सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी बाहर जाने का प्लान खुद से था? आप तो स्कॉलरशिप पे जाएंगी, कभी खुद प्लान किया था कि अच्छा मैंने बाहर भी जाना है? मैंने मास्टर्स का ही प्लान किया था, बैचलर्स में तो नहीं सोचा था, और मास्टर्स में भी नहीं सोचा था कि स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स, इन चीज़ों के लिए अप्लाई करके जाऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपने आप ही एक चीज़ हो गई सामने, अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके पास। जी बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइएगा मैसेज आपका क्या होगा देखने वालों को, खास तौर पर स्पेशली लड़कियों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि इफ़ यू आर अ वुमन जो कि मीडिया इंडस्ट्री में आना चाह रही है तो डोंट बी स्केयर्ड, बी फियरलेस, और बस ये याद रखो कि अगर आपका पैशन है और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत करो, अल्लाह खुद दरवाजा आपके लिए खोल देगा। और जो मेहनत करेगी, जो हम पिक्चर आलीन की दिखा रहे हैं, ये ट्रॉफी आपके हाथ में भी हो सकती है। बिलाशुबा मेहनत के अलावा ये चीज़ें जो हैं आप कभी भी आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मेहनत ही इसकी एक वाहिद एक रास्ता है जो कि आपको इस मकाम तक लेके जाता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप कामयाब होती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम महंगाई की बात करते रहते हैं, फिर आपके मसाइल की बात करते रहते हैं, वो मसाइल जो कि आपके मसाइल हैं और आप चाहते हैं इन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। आज जिस टॉपिक की हमने सिलेक्शन की है, क्योंकि सभी लोगों को अपनी सवारी जो है वो चाहिए होती है। सभी लोग जो हैं वो पूरी ज़िंदगी कोशिश ये करते हैं कि जी मेहनत जहाँ कर रहे हैं अपनी सवारी बना लें। अब मैंने कहा था जी मोटरसाइकिलें महंगी हुई हैं, गाड़ियों की कीमतों में जिस तरह से गुज़श्ता सालों में इजाफा हुआ, लोग परेशान हो गए हैं। अब बजट आने के बाद कहा जा रहा था कि जी छोटी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, कितनी सस्ती हुई हैं, कार डीलर्स के क्या मसाइल हैं, किस तरह से अवाम जो है वो परेशान है। कभी सस्ती गाड़ी अवाम ख़रीद सकती थी, अब तो ऐसा मुमकिन ही नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ इस शोबे से वाबस्ता लोग जो हैं उनके कुछ मसाइल भी हम डिस्कस करेंगे और उनके लिए, उनके हल के लिए रास्ता क्या है, तजावीज़ क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, शहजादा सलीम साहब ने ज्वाइन किया है और इनके बारे में आपको बताते चल दीजिए। प्रेसिडेंट कार डीलर लाहौर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौजूदा जो हालिया बजट आया उसके बाद कहा गया था जी गाड़ियों की कीमतों में, ख़ास तौर पर छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी हो जाएगी, कितनी कमी हुई है? सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया जी, सिर्फ लॉलीपॉप। देखें, जिस तरह आपने फरमाया कि कहा यह गया था कि गाड़ियों में की कीमतों में कमी की जाएगी। बजट के आने से तकरीबन 3 माह 4 माह पहले से हुकूमती लोगों ने, ये PTI के लोग, हुकूमती तर्जुमानों ने, ओहदेदारों ने टीवी पे, अखबारों में ये कहना शुरू कर दिया कि जी गाड़ियाँ हम लोग इस बजट में तूफ़ान ले आएंगे, गाड़ियाँ 4 से 5-6 लाख रुपए हम सस्ती कर देंगे।
इनके इन बयानात की वजह से कारोबार पिछले 3-4 माह से बिल्कुल मुकम्मल बंद था। उसकी वजह ये थी कि लोग रुक गए कि गाड़ियाँ 4-5 लाख रुपए सस्ती हो रही हैं, तो जब गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो हम तब ख़रीदेंगे। जो गाड़ियों का कारोबार करते थे, कार डीलर्स जो थे, उन्होंने गाड़ियों की सेल परचेज़ बंद कर दी कि आज अगर हम गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं और कल गाड़ियाँ सस्ती हो जाती हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा। इनके इन बयानात की वजह से कारोबार बिल्कुल पिछले 3-4 माह से बंद था। और हम लोग हम भी खुश थे कि चले अगर ये भी वक्ती तौर पे बंद है, जब कीमतें कम हो जाएंगी तो कारोबार अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन और कुछ कोविड के दौरान भी मसाइल आपके उससे पिछले वो भी लॉकडाउन और ये और वो, जिस वक्त बजट आया तो हम तो बजट सुन के हैरान रह गए, स्पेशली जो डीलर्स हैं कार इस शोबे से मुंसलिक लोग, कि इन्होंने हमसे वादे क्या किए थे, पिछले 3 माह से ये बयानात क्या दे रहे थे और अब इन्होंने किया क्या। सिर्फ 650 सीसी से लेके 800 सीसी तक इन्होंने गाड़ियों की कीमतें कम की, और वो भी 75-80 हज़ार से लेके लाख रुपए तक का फ़र्क डाला। मतलब जो 16 लाख की गाड़ी थी उसको इन्होंने 15 लाख पे कर दिया। फिर जिस वक्त बजट सुनने के बाद हम लोगों ने, लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन ने शोर डाला, मीटिंगें की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मीडिया में बोलते रहे, तो फिर गवर्नमेंट के कान पे हल्की सी जू उड़ेंगी तो उन्होंने बहुत बड़ी तलवार और तीर मारा, जो उस 800 को लेके 1000 तक ले आए। 1000 तक लाने से ये हुआ कि तकरीबन जो 650 सीसी से लेके 1000 सीसी तक की गाड़ी पे 70,000 से लेके 1,40,000 रुपए तक का फ़र्क पड़ा मुख्तलिफ आइटम्स पे 1000 सीसी तक। तो अब देखें कीमतें जब इन्होंने बढ़ाई थी, जब ये गवर्नमेंट आई थी वजूद में, हम लोगों का इस अवाम का बेड़ा गर्क करने के लिए हुकूमत में आई, तो उस वक़्त करोला 28 लाख रुपए की थी, 28 लाख रुपए की। होंडा सिविक 29 लाख रुपए की थी। वही होंडा सिविक आज 45 लाख रुपए की है। वही होंडा सिविक इन 3 सालों में, टोयोटा करोला ग्रैंडी जो 28 लाख रुपए की थी, आज वही। कौन रिस्पॉन्सिबल है इतनी महंगाई का, और इतनी महंगाई, इतना सारा गैप देखा जा रहा है कीमतों में? जी मैं आपको बताता हूँ। इसमें इन्होंने जिस वक्त जो करोला एक गाड़ी है जो इस वक्त 43-44 लाख रुपए की मार्केट में बिक रही है, टोयोटा करोला ग्रैंडी, उस पे 16 से 16.5 लाख रुपए गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। अच्छा, एक गाड़ी के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर 16 लाख रुपया वो ले रही है हुकूमत पाकिस्तान। और जिस हमारी बजट से पहले जो मीटिंगें इनके साथ हुई थी, तो इनमें उन्होंने कहा था कि हम इस पे जो FED हमने लगाई हुई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उसका हम खात्मा कर देंगे। उसका अगर खात्मा सिर्फ हो जाता है तो आप यकीन करें 3.5-4 लाख रुपए गाड़ी एकदम नीचे आ जाती है। बाकी किसी टैक्स को हमने कहा मत छेड़े, सिर्फ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये खत्म कर दें, इससे अवाम को 4 लाख, 3.5-4 लाख, 4.5 लाख। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म क्यों नहीं की जा रही, उसकी क्या वजह बताई जा रही है? जनाब, उस पर गवर्नमेंट 4 लाख रुपए पर गाड़ी वो ले रही है। सेल टैक्स, सारे टैक्सेस मिला के तकरीबन मैंने अर्ज किया आपसे कि 16 लाख रुपए, वो 15 से 16 लाख रुपए गाड़ी। यानी अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो आपने 15 से 16 लाख रुपया सबसे पहले हुकूमत की नजर, पहले हुकूमत के लिए। जबकि ये हुकूमत जिस वक्त इलेक्शन में और उससे पहले वोट लेने के लिए PTI के लोग आते थे और कहते थे कि हम ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे। कर लेते हैं, इससे पहले कितने टैक्स एक गाड़ी के पीछे दिया जा रहा था? उस वक्त हम तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए मैक्सिमम। अच्छा, वो 7 लाख को इन्होंने 16 लाख पे ले गए हैं। वो इसी तरह बढ़ाना, फिर 28 लाख वाली चीज 45 लाख की हो गई। तो आपकी सेल्स किस हद तक मुतासर हुई है इस डिफरेंस? मैं कहता हूँ बीबी, इसमें ये हुआ है कि हमारे जो, मैं लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन का, आप बीबी पे हंसी तो नहीं? नहीं। अच्छा, सॉरी। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे लाहौर में 30% शोरूम्स खाली हो गए हैं। यानी कि 30% जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग थे, उन्होंने इस कारोबार को खैराबाद कह दिया है। वो इसलिए कब ये मुनाफे वाला काम रहा ही नहीं है। हम लोग तो आते हैं ना अपने बीवी बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए, तो जब हम आएंगे और यहाँ पे बजाय कमाने के हम लोग अपना नुकसान करके जाना है, तो लोगों ने फिर मतलब देखें 10 मरले का जो शोरूम है ना छोटा सा, वो भी 2-2.5 लाख रुपए का किराया है। बाकी बिल शिल मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए बन जाता है। तो वो पहले तो शोरूम वाला वो 3-3.5 लाख रुपए निकालेगा, उसके बाद वो कुछ कमाएगा और घर ले जाएगा ना। और माशाल्लाह से हुकूमत
की जो पॉलिसियाँ हैं बाकी शोबों की तरह इस शोबे को भी उन्होंने मार दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सही। तो हम तो सिर्फ गुजारिश ये करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान साहब से, कि इमरान खान साहब आपने फिर भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि बस ये लास्ट टर्म है, इसके बाद उन्होंने अच्छा, इलेक्शन नहीं लड़ना। आपकी जानिब से कोई रिक्वेजिशन बनाई गई होंगी, तजावीज़ मैंने कहा बनाई जी गई ऐसी 10 दिन हम लोग इस्लामाबाद में बैठे रहे, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद के डीलर्स जो हमारी फेडरेट ऑल पाकिस्तान सब मुत्तहिद हैं इस मामले मुत्तहिद, पर? बिल्कुल जी मुत्तहिद। और उसमें बैठ के हमने बजट में तजावीज़ इनको लिख के दी हुई हैं और इन्होंने उनमें से सिर्फ 800 और 1000 से पहले 800 तक किया और जब हम रोए धोए बहुत ज़्यादा तो फिर उसको 800 से बढ़ा के 1000 तक ले गए। और अब तो फाइनेंस बिल भी पास हो गया है। अब भी हम कहते हैं खुदा के लिए कुछ रहम करें इस कौम पे, इस हुकूमत पे और हमारे इस कारलाइन पे कि इन टैक्सेस पे नज़रसानी करें। 28 लाख वाली चीज़ को आप 45 लाख पे ले गए हैं, खुदा उससे कुछ 4-5 लाख रुपए का रिलीफ दें जिससे कारोबार चलना शुरू हो जाए हम लोगों का। अब तो गाड़ी पहुंच ख्वाब बन गया है, मतलब पहुंच से आम आदमी के पहुंच से गाड़ी निकल गई है। यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी अब अपनी कार नहीं कम से कम खरीद सकता, सफेद पोश बंदा कार नहीं खरीद सकता। सही, चाहे आप जितनी मर्जी, मैं कहता हूँ पुठे हो जाओ। सही, जमा पूंजी आप पैसे इकट्ठे करते रहे, आप अपनी कार नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। सही, मुझे कुछ बताइएगा कि आपकी अपनी मार्केट्स के मसाइल, समनाबाद में आपके शोरूम्स हैं, फिर जेल रोड पे हैं, कुछ मार्केट्स के हवाले से? समनाबाद के हवाले से मैं ये कहूँगा कि समनाबाद की हमारे जो सदर हैं आसिफ भट्ट साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। और उन्होंने एक जो बड़ा पुराना एक था कि लोग इतवार को पूरे लाहौर से लोग ला के ना गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी करके बेचना शुरू कर देते थे बगैर किसी शोरूम के, वो उसको ख़त्म करवाया आसिफ भट्ट साहब ने पुलिस के साथ मिल के, खुद अपना साथ तावन करके। इसी तरह हमारे जेल रोड पे ब्रोकर सिस्टम था, उसको हम लोगों ने ख़त्म करवाया। इसी तरह के हम ताजरों के लिए दिन रात कोशिश करते हैं खुलूस नीयत से। कोई इंटरेस्ट हमारा ज़ाती तो है नहीं इसमें और कोई हुक्म। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे और कुछ हम जहाँ पर ताजरों के मसाइल का जिक्र किया तो ताजरों को इंडिविजुअली क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह से ये जो बढ़ती हुई महंगाई, ताजर जो है और इससे जुड़े लोग, ऑब्वियसली शोरूम्स पे बाकी लोग भी काम करते हैं, वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी क्या मैकेनिज्म है? देखें, ऑनलाइन गाड़ियों की वजह से हमारे कार शोरूम वालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कार शोरूम देखें, कार शोरूम तो एक प्रॉपर एक जिसको बोलते हैं एक जगह है, अड्डा है। आप कुछ 10 साल बाद भी आएंगे तो आपको वो उधर ही मिलेगा। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है। लोग 2 नंबर गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियाँ लेके पार्क व्हील पे और इस दूसरी जो साइड्स हैं OLX वगैरह पे लगवा देते हैं। लोग ख़रीदने जब जाते हैं वहाँ पे, वो रेंट पे उन्होंने घर लिया होता है, गाड़ी बेच देते हैं वो, और वो गाड़ी बेसिक या चोरी की होती है या बैंक की होती है या टेम्पर वगैरह हुई गाड़ी होती है। और जिस वक्त गाड़ी पुलिस पकड़ लेती है तो जिस वक्त वो बंदा वापस जाता है उस मालिक के पास जिसे खरीदी हुई होती है गाड़ी, तो वो ना मालिक मिलता है उसको वहाँ पे और ना वो बेचने वाला मिलता है, तो वो बेचारे की रकम डूब जाती है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि ऑनलाइन बड़ी एहतियात के साथ लोगों को गाड़ी की, बाकी प्रोडक्ट्स तो ठीक है, लेकिन जो कार होती है ख़रीदनी जिसमें लाखों रुपया इन्वॉल्व होता है, 50 लाख 60 लाख, तो वो आपको कम से कम फिजिकली जाकर देख के किसी प्रॉपर एक ऐसी जगह से लेनी ऑब्वियसली। अगर आप प्रॉपर एक जगह से लेंगे जिसका नाम भी होगा, फिजिकली आप चीज़ अपनी देख के भी चाहे 20 साल बाद भी जाएंगे वो बंदा जवाब दे होगा जिसने आपको गाड़ी बेची होगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये ओन जो गाड़ियों पर है, इसको कोई इसकी कमी के हवाले से कोई तदबीर बनाई गई हो, कोई प्लानिंग हो? देखें जी, ये ऑन जो है इसको सिर्फ हुकूमत ख़त्म कर सकती है। ये जो लोकल्स हमारे मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स हैं, ये ऑन ये खुद क्रिएट करते हैं। देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे लाहौर शहर को 100 गाड़ी की ज़रूरत है, ये देते 30 गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ जी, कम मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी देते ही नहीं है। जब ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे
गाड़ियाँ थोड़ी होगी तो वो। तो नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपके मसाइल जो हैं वो पहुंच चुके होंगे मुतल्लिका हुकाम तक और इस पर कोई काम भी किया जाएगा और सस्ती गाड़ी जो है आवाम की पहुंच तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम भी किए जाएंगे। फिलहाल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सेगमेंट्स शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ अहवाल जान लेते हैं मौसम का। मौसम कैसा है शहर का और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। आज जुलाई का आगाज हो चुका है, बारिशों की पेशगोई की जा रही थी, लेकिन इस वक्त तो बाहर शदीद गर्मी है, तो क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। सादिया खान की तरफ चलते हैं, ओवर टू यू। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। जून काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा, खासकर आखिरी अयाम जो थे जून के दर्जा हरारत 45 तक गया। जुलाई का आगाज़ हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से शहरी जो हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। अगर हम दिन के औकात में दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 42 से 45 तक रहने के इम्कान है। इसी तरह से हवाएँ चल रही हैं जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी महसूस हो रही है। और वैसे भी जुलाई का पहला हफ्ता जो है वो खासा अहम कहा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि लाहौर से पंजाब के मैदानी इलाकों में खासकर मानसून की बारिशें होंगी और इस दफ़ा जो है मानसून की बारिशों की अच्छी पेशगोई की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अच्छी बारिशें होंगी जिसके न सिर्फ मौसम पर असरात मरतब, उसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा इशू जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हमें फेस करने पड़ रहे थे उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो लाहौर में तेज़ हवा चल रही है, मौसम कदरे बेहतर है और आज शाम के औकात में सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि शाम के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी का बाइस। फिलहाल टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहेगा, 42 आज रिकॉर्ड किया जाएगा। बाहर इस वक्त गर्मी है, लेकिन जैसे सादिया ने कहा है कि जी आज खबर आपके लिए अच्छी ये है कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी और बारिश के इम्कानात भी हैं, यानी शाम में मौसम कुछ बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की गई है। मौसम की तो कुछ अच्छी खबर मिल गई है, आगे आपको बता देते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। जी, तो बचत आप कैसे कर सकते हैं, सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, मैं आपको ब्रांड्स बता देती हूँ। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप इन ब्रांड्स को प्रेफर कर सकते हैं। शापोश पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ, जनरेशन पर ऑफ है और इसके बाद जी शापोश पे भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ऑफ है। और इसके बाद जी नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास जी है ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं 50% ऑफ से। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है फॉरर। अगर आप यहाँ पर भी जा रहे हैं 50% ऑफ। और इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं कीमतों के हवाले से, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। कोमल हमें बाहर मार्केट से बताएंगे सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में आज भी मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। आलू की कीमत के हवाले से बात की जाए तो आलू की कीमत जो है वो 3 रुपये इजाफे के बाद 57 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज की कीमत 2 रुपये इजाफे के बाद 36 रुपये और टमाटर की कीमत 6 रुपये कमी के बाद 46 रुपये, जबकि लहसुन की कीमत 125 रुपये, अदरक की कीमत जो है वो 370 रुपये मुस्तहकम है। और खीरे के हवाले से बात की जाए तो खीरा 45 रुपये, जबकि करेले 8 रुपये कमी के बाद 75 रुपये और पालक जो है वो 2 रुपये कमी के बाद 25 रुपये, मेथी 7 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये और बैंगन जो है 45, बंद गोभी 30, फूल गोभी 55, शिमला मिर्च 55 और जो है लीमू देसी 105, मटर 145, टिंडे 63 और जो गाजर है वो 55 रुपये किलो में आज उसकी फ़रोख्त जारी है। जी, तो सब्जियों की कीमतों के बाद जो कि आपने जान ली, अब कुछ जिक्र कर लेते हैं मीट रेट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा जी बीफ का रेट पर केजी अगर आप खरीदेंगे 590 रुपीज़ और बीफ मिन्स आपको मिलेगा जी 760 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1580 रुपये में, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपये किलो।
इसके बाद ये चिकन रेट क्या है? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट से आपको मिलेगी 206 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त 299 रुपीज़ 299 रुपये किलो। और इसके बाद हमारे पास है एग रेट्स। मार्केट में सबसे पहले रिटेल प्राइस क्या है अंडों की? 153 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से 2 रुपये बचत के साथ आप 151 रुपये में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आप 152 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। रेट्स आपने जान लिए, अब कुछ जान लेते हैं माल का हाल। जी तो एक नजर डालते हैं करेंसी रेट्स पर। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे नए मेहमानों के साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।